सबको नमस्ते, सबका मंगल। आज हम चर्चा करेंगे थायराइड पर। थायराइड एक ग्रंथि है जो प्रत्येक मनुष्य के गर्दन के भाग में, इस भाग में रहती है, जो हमारे बोलने के काम आती है और हमारे शरीर की ऑल ओवर ग्रोथ इसी ग्रंथि पर निर्भर करती है। यह ग्रंथि डिस्टर्ब हो जाती है या तो हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट करने लगती है या फिर इसके हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो इसकी जांच TSH, T3 और T4 के रूप में हमें मिलती है, उपलब्ध होती है। TSH मुख्य हार्मोन है। यह मुख्य हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बगैर दवाओं के भी हम अपनी थायराइड ग्रंथि को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। उसके लिए योग में हम क्या क्या करें कि हमारी थायराइड ग्रंथि स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी गर्दन की मूवमेंट पर। जिन भी आसनों का प्रभाव हमारे गले के भाग पर आने वाला है, वो सारे के सारे आसन हमारी थायराइड ग्रंथि को और अधिक स्वस्थ बनाने वाले होंगे। जितने भी ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों में हमारी थायराइड का कम से कम यूटिलाइजेशन होता है, बैठकर करने वाले कार्य हों, है ना, या फिर मैं कहूँ कि ऐसे कार्य कि जिनमें हमारी गर्दन की मूवमेंट ही कम से कम होती है, तो ऐसे कार्यों को हमें अवॉइड करते हुए और धीरे धीरे हमें अपने गले को उपयोग में लेकर आना है। कुछ लोग तो फ़ोन पे बातें भी ऐसे करते हैं कि उनके होंठ भी नहीं हिलते और फिर भी बातें हो जाती हैं। तो इसको जितना लाउडर यूज़ किया जा सकता है थ्रोट को, उतना मैक्सिमम लाउडर आप यूज़ किया करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है हमारी गर्दन की मूवमेंट, ब्रह्म मुद्रा जिसे कहा जाता है। ब्रह्म मुद्रा इसलिए कहा जाता है जैसे ब्रह्मा के चारों तरफ मुख होते हैं, हमें गर्दन को इस प्रकार से मूव करना है। फर्स्ट रिवर्स विद इनहेल, श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, आंखें खुली रहेंगी पीछे जाते समय, और धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। ये एक मुद्रा हुई। उसके बाद कान को कंधे से स्पर्श करना है, तो धीरे धीरे कंधों को उचकाना नहीं है और कान धीरे धीरे कंधों की तरफ चला जाए। हाथ ऐसे ढीले नहीं रखने हैं, हाथों को रखना है कमर पर, और श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फिर से अपोजिट साइड। धीरे धीरे इन अभ्यासों को हम दोहराएं और प्रतिदिन दोहराएं, क्योंकि नियमितता ही हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये दो मूवमेंट हो गई हैं। तीसरी मूवमेंट हम करने जा रहे हैं ट्विस्टिंग। अब धीरे से अपनी चिन को कंधे की तरफ लेकर जाना है, आई बॉल से पीछे देखना है। आप इधर लेके जाएं, कंधे में कोई हलचल नहीं है और हम गर्दन को मैक्सिमम पीछे ले गए, धीरे से वापस, और यहाँ श्वास छोड़ कर जाएंगे। ये 3 मूवमेंट हो गई। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं का, वह है गर्दन को गोल चलाना। धीरे धीरे कान की तरफ ले गए, कान को कंधे की तरफ ले गए और धीरे धीरे चारों तरफ जितना मैक्सिमम गर्दन को झुका कर चलाया जा सकता है उतना अधिक चलाएं। जैसे चक्की पीसती है वैसे ही हमारी गर्दन का भाग चक्की की तरह गोल चलेगा, और फिर ऐसा ही विपरीत दिशा से। इन सारे अभ्यासों को हम 10-10 बार दोहराएं। ये गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं हो गई हैं। उसके बाद हम गर्दन को धीरे धीरे पुश भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने चेहरे को ग्रिप कर लें, दोनों हथेलियां मिली रहेंगी, इनको अलग नहीं होने देना, और धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं। आईबॉल्स पीछे रहेंगी, खुली रहेंगी आंखें, और ऊपर जाने के बाद कोहनियों को मिला लेना है। इस प्रकार का दबाव गर्दन के भाग पर आना चाहिए। धीरे से वापस, यहाँ इनहेल करते हुए आप पीछे जाएंगे और एक्सहेल करते हुए वापस सामने आ जाएंगे। ये गर्दन की मूवमेंट हो गई है। अब हम कंधे के साथ गर्दन की मूवमेंट कर रहे हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करना है पीछे की ओर, कंधों को और गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। केवल इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। इस मूवमेंट को करीब 20 बार प्रतिदिन दोहराना है।
जी, नेक्स्ट वन। इसके बाद हम करने जा रहे हैं और आसन। ये खड़े होके या बैठकर आप सूक्ष्म क्रियाएं कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे बैठकर आसन। चलिए, बैठकर करने वाले आसनों में सर्वप्रथम जो आसन है वह है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों के बल आ जाएं, घुटने दोनों मिले रहेंगे और धीरे धीरे एक एक हाथ को आप एड़ी पर ले जाएं, इस प्रकार से टिकाएं। दूसरे हाथ को ले जाएं, एड़ी पर टिकाएं और कमर को आगे की तरफ पुश करना है। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे और इसी अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास कीजिए। जब वापस आना है धीरे धीरे एक एक हाथ को लेकर आएंगे और वापस। ये हुआ हमारा उष्ट्रासन। हर एक आसन के बाद आप कुछ पलों के लिए विश्राम भी कर सकते हैं। आसन में ही बैठकर 2-3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास करें और रिलैक्स। नेक्स्ट हम करने वाले हैं यहीं से सिंहासन। सिंहासन के लिए अपने दोनों घुटनों में गैप बना लें, दोनों हाथों को इस प्रकार से मिला लें। यहाँ हम श्वास को गहरा लंबा भरेंगे, घुटनों के बल उठ जाना है। यहाँ श्वास भरा, देखिए कमर नीचे चली गई है और यहाँ श्वास लिया हमने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे टंग को बाहर धकेलेंगे, आंखें आकाश की तरफ, गर्दन को आकाश की तरफ और खूब तेजी से आवाज करेंगे। कैसे करना है? इसके बाद आप दोनों हाथों को रब कर कर और अपने गले का स्पर्श कर लें, क्योंकि अभी गले में काफ़ी घर्षण हमने दिया। इसके बाद नेक्स्ट आसन होगा हमारा सर्वांगासन, हलासन और विपरीत करणी। ये तीनों आसन एक साथ किए जा सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग रहकर ही करें। इसके लिए पहले अपने आसन पर लेट जाएं और धीरे से, मैं पहले विपरीत करणी करके बता रहा हूँ, उसके बाद सर्वांगासन और फिर हलासन। इसका प्रभाव हमारे गले के भाग पर आता है। धीरे से पाँव को पीछे ले जाएं, हाथों के बल अपने शरीर को यहाँ पर बैलेंस करके रखें। बस पहले इसका अभ्यास करें। उसके बाद जब ये अभ्यास दृढ़ हो जाए तो हमें सर्वांग आसन का अभ्यास करना है। सर्वांग आसन के बाद हमें करना है हलासन। हलासन में कमर को बिल्कुल सीधा कर देना है, जिससे कि गर्दन पर बहुत अधिक दबाव आए। दोनों हाथ पीछे सीधे और पंजे बिल्कुल ज़मीन को स्पर्श करते हुए। ऐसे मोड़ना नहीं है, कमर को झुकाना नहीं है, सीधे रहें। और उसके बाद धीरे से वापस आराम आराम से वापस आ जाएंगे। अभी जो हमने तीनों आसन का अभ्यास किया है, इन तीनों आसनों का अभ्यास आप 3-3 बार कम से कम करें और आपको गर्दन पे बहुत अधिक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये तो हुए हमारे कुछ आसन। उसके बाद हम पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट के करने वाला आसन मकर आसन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आरामदायक आसन भी है और इसमें दोनों हाथों को चिन के नीचे वैसे ही रखना है और धीरे धीरे अपनी कोहनियों को आगे बढ़ाते जाना है। जितना मैक्सिमम स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं गर्दन पर क्रिएट कीजिए। ऐसे रुक सकते हैं आप, ऐसे टीवी देख सकते हैं, ऐसे लेट सकते हैं और ऐसे लेट के अगर पाँव भी चलाएंगे तो आपको और फ़ायदा होगा कमर में भी। धीरे से वापस, जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। इसको दिन में 2-3 बार आप आराम से करके इसका लाभ ले सकते हैं। जी, ये हो गए हमारे कुछ आसन, इनका नियमित अभ्यास। और अभ्यास के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्राणायाम पर, क्योंकि योग का ही एक अंग है प्राणायाम भी। तो प्राणायाम में क्या क्या आवश्यक होगा? प्राणायाम में सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको एक स्वेलो प्रोसेस, जो निगलने की क्रिया है, हम वो प्रोसेस आपको बता रहे हैं। वो कैसे करना है? केवल गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें, आराम से, जितना मैक्सिमम छोड़ा जा सकता है।
और मुंह को खोलना है। मुंह को खोलकर जैसे आपने हवा को अंदर लिया और हवा अंदर लेने के बाद उसको मुंह बंद करके निकल जाना है, गर्दन रिलैक्स नहीं करना है। देखिएगा। जैसे ही आप हवा को अंदर निगल रहे हैं, आपके इस भाग पर बहुत अधिक तनाव आने वाला है। जैसे जैसे इस भाग पे आप तनाव बढ़ाएंगे तो हमारा थायराइड ग्रंथि स्वस्थ हो जाएगा, और जैसे ही थायराइड ग्रंथि स्वस्थ होने का आपको आभास होगा, आपकी दवाएं धीरे 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 करके बंद होती जाएंगी। तो ये एक अभ्यास है स्वेलो का। इसको दिन में 3 बार करना है। एक बार में आप 30 टाइम्स स्वेलो का अभ्यास कीजिए। प्रारंभिक अवस्था में आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है करने में, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, आपको ये कष्ट होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उज्जाई प्राणायाम। ये एक अभ्यास किया हमने। अब उज्जाई प्राणायाम, सिंहासन हमने पहले बताया था। उज्जाई प्राणायाम में कैसे करना है वो देख लें। सबसे पहले श्वास को भरना है, फिर श्वास को बाहर छोड़ देंगे, गर्दन को नीचे झुकाएंगे अपनी ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए, और यहाँ से अब आवाज़ करते हुए आपको गर्दन को सीधा करना है और गले से साउंड निकालना है। जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते समय मकार ध्वनि हम करते हैं ना, वैसी मकार ध्वनि की आवाज़ आएगी, लेकिन गले से आएगी, वो मुंह से नहीं आएगी। देखिएगा। ऐसी खांसी आना स्वाभाविक सी बात है। आपको आंखों में पानी भी आ सकता है। ये 2 बड़े सिंपल से इसके प्रतीक चिन्ह हैं कि जब भी ये होंगे मतलब आपका अभ्यास सही हुआ है। तो बार बार इसको करेंगे तो बार बार नहीं होने वाला है, 2-3 बार होगा, उसके बाद खांसी आना बंद हो जाएगी और आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं करना है, इसे 3 से 5 बार आपको दोहराना है। और आप यदि ऐसा नहीं होता है तो छोटे स्वरूप में भी इसको किया जा सकता है। खाली सीधे रहें और श्वास लेते समय गले को ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर उज्जाई ब्रेथ भी आप कर सकते हैं। श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय, प्रश्वास करते समय आपको केवल गले से आवाज़ करना है। इसको ओशियन ब्रेथ भी बोलते हैं। जैसे ही आप ये अभ्यास करेंगे, उस अभ्यास के बाद आपके गले में काफ़ी खराश होगी, काफ़ी घर्षण होगा, और यही घर्षण हमें बार बार अपने वोकल कॉर्ड को देना होता है। जितना आप देंगे उतना ज़्यादा आप इस आसन का लाभ ले सकते हैं, इस प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। जब भी गले का कोई अभ्यास करें तो हाथों में ऊष्मा उत्पन्न करके गर्म हाथों का स्पर्श गले को दीजिए। थोड़ा आराम गले को अवश्य देना है। ये तो हुई बातें प्राणायाम और आसनों की। ये आसनों का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास नियमित करें। 3 महीने के नियमित अभ्यास में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। आपकी दवाएं छूटने लगेंगी और थायराइड अच्छा हो जाएगा। बार बार कफ रहता हो तो वो भी नहीं रहेगा और गले की खराश भी दूर हो जाएगी। इसके आगे कुछ आहार के निर्देश हैं। जैसे आप उन चीज़ों से बच के रहें जिन चीज़ों से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक तुअर की दाल है, भिंडी की सब्जी है, अरबी की सब्जी है, आदि आदि, और भी जिन चीज़ों से आपको गैस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पेट साफ रहना अत्यंत आवश्यक है। ज़रूरी है कि हम गले को साफ रखें, गले को स्वस्थ रखें, उसके लिए आवश्यक हमारा पेट है। तो गैस्ट्रिक चीज़ों को अवॉइड करें। ठंडी चीज़ें जो तासीर में ज़्यादा ठंडी हों और इंस्टेंट जिनमें ठंडक ज़्यादा हो, लाइक आइसक्रीम एंड कुल्फ़ी इत्यादि, बर्फ़ से बनी हुई चीज़ें, आप कोशिश करें कि पानी भी पीना है तो आप फ्रिज का पानी कभी यूज़ नहीं करेंगे। तो फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना है। आपको केवल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ही यूज़ करना चाहिए। और अपने आहार में आप क्या कर सकते हैं, काली मिर्च का प्रयोग बढ़ाएं, धनिए का प्रयोग बढ़ाएं। ये दोनों चीज़ें आपके लिए रामबाण का काम करेंगी।
जितना आप काली मिर्च और धनिया का प्रयोग बढ़ाएंगे, किसी भी फॉर्म में हो ये, आप धीरे धीरे करके इनको कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो ये कुछ सुझाव हमारी तरफ से योग के अनुसार थे। आप इनका पालन कितना करते हैं उतना लाभ आप ले पाएंगे, और अवश्य आप लाभ लेंगे। लाभ मिले तो हमें ज़रूर बताएं कि इससे ये फ़ायदे आपको मिले हैं। और यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आप इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों का जवाब हम दे पाएंगे। और इसके साथ साथ ये सब चीज़ें तो हमने बता दी हैं, लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा कि मेरे लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये आप पे निर्भर करता है। आंख बंद करके किसी को भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।